जय हिंद दोस्तों। मैं अखिलेश कुमार क्लास टुडे के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत ही अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे, है ना। चलिए जो है कि आगे चलते हैं। आपका एसएसटी या कह लीजिए या जीएस कह लीजिए, जो सीटेट के लिए क्लास चल रहा है, सीटेट के लिए जो क्लास चल रहा है उसमें ये पॉलिटी का क्लास कंटिन्यू है। इससे पहले हमने जो है कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को कंप्लीट किया था। अब आज के क्लास में हम देखेंगे पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में बेसिकली जो है कि यानी कि जो संसद की बात करें, संसद की बात करें तो संसद में दो पार्ट होंगे। ये एक पार्ट है, एक पार्ट और आएगा, एक पार्ट में नहीं हो पाएगा, है ना। एक पार्ट में प्रॉपर हम संसद वगैरह के बारे में देखेंगे और दूसरे पार्ट में हम प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्ट्री के बारे में प्रॉपर जो है कि डिस्कशन करेंगे, वहाँ पे उन सारी चीज़ों को देख लेंगे। इसमें हम लोकसभा, राज्यसभा, ज्वाइंट सेशन वगैरह, इसके बाद यहाँ पे जो है कि स्पीकर और जो है कि वाइस स्पीकर, है ना, और उसके बाद जो है कि सभापति, जो आपके जो है कि और उप सभापति, जो लोग वैसे हम लोग सभापति को यानी कि वाइस प्रेसिडेंट को हम लोग देख चुके हैं, उप सभापति रह गए हैं, तो इसके में जो है कि इन सारी चीज़ों को हम प्रॉपर देखेंगे। तो चलिए फटाफट जो है कि स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो पिक्चर लगी हुई है ये आपके संसद की है, और इसमें ख़ास बात ये है कि ये दोनों संसद की जो है कि पिक्चर लगी हुई है। ये वाला जो है कि जो पिक्चर है संसद का, ये एक्चुअली आपका ओल्ड वाला पार्लियामेंट है, ओल्ड पार्लियामेंट जो राउंड शेप का हुआ होता था। अभी ये जो है कि अभी भी है, ऐसी बात नहीं कि नहीं है, बट अब ये जो है कि ओनली एक समझ लीजिए कि एक टूरिस्ट प्लेस टाइप का, म्यूजियम टाइप का जो है कि इसे कन्वर्ट कर दिया गया है, और ज़्यादा इसका कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। जो न्यू वाला पार्लियामेंट है, ये नीचे पिक्चर लगी हुई है न्यू वाले पार्लियामेंट की, न्यू वाले पार्लियामेंट की पिक्चर यहाँ पे लगी है। ये देखेंगे तो कुछ ऐसा त्रिभुजाकार हमें देखने को मिलता है ना। ये कुछ ऐसे हमें त्रिभुजाकार देखने को मिलता है, ट्रायंगल शेप में यह देखने को मिलता है। इसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों जो है कि है, और साथ साथ इसकी कैपेसिटी देखा जाए तो बढ़ यानी कि जो आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो बढ़ने वाले हैं, तो उसके हिसाब से ही फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बड़ा बनाया गया है, सीटों की संख्या ज़्यादा रखी गई है कि 2026 के बाद जब जनगणना होके फिर से जो है कि सीटें अलॉट होंगी तो सीटों की संख्या बढ़ जाएगी। तो सीटों की संख्या बढ़ जाएगी तो उस कंडीशन में आपको जो है कि बैठने के लिए स्पेस होना चाहिए, तो प्रॉपर जो है कि वहाँ पे स्पेस दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे देखा जाएगा टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन बहुत अच्छा जो है कि देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि एक छोटा सा 5-10 मिनट का क्लास जो है कि इसमें इसी में जो नेक्स्ट अब पार्लियामेंट आएगा, पार्लियामेंट का जो नेक्स्ट सेशन होगा उसी में हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में, थोड़ा इंटरनल आउटरनल के बारे में जो है कि कुछ चीज़ें हम जो है कि देख लेंगे, क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट है। इंटरनल में बहुत सारी चीज़ें, नई नई चीज़ें की गई हैं, तो वहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे, तो उसको भी थोड़ा सा देख लिया जाएगा। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इंडियन पार्लियामेंट की बात हो रही है, तो इंडियन पार्लियामेंट के 3 अंग हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3 अंग है, राष्ट्रपति है, राज्यसभा और लोकसभा है। ठीक है, कौन कौन है? तो पार्लियामेंट यानी कि संसद के 3 जो है कि अंग हैं, 3 अंग हैं और 2 सदन हैं। सदन कितने हैं? देखिए संसद के कितने सदन? 2 सदन। कौन कौन से? राज्यसभा और लोकसभा सभा, सभा, ये आपके सदन है, सदन है ना। संसद के 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के अंग कितने हैं? 3 अंग हैं। कौन कौन से? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ये 3 जो है कि यहाँ पे देखते हैं। राज्यसभा की अब बात करते हैं, तो राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उच्च सदन। अब यहाँ पे उच्च सदन कहने का जो है कारण क्या है? जैसे ही आपका ये राज्यसभा का पिक्चर लगा हुआ है, ये एक्चुअली आपके राज्यसभा का ही पिक्चर है, राज्यसभा का ही पिक्चर है ना। तो राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। क्या बोला इसको, क्या क्या कहा जाता है? इसे उच्च सदन कहा जाता है, उच्च सदन कहा जाता है। साथ ही साथ आपका जो है कि अस्थाई सदन कहा जाता है, अस्थाई सदन कहा जाता है, सदन, अस्थाई सदन कहा जाता है। पढ़े लिखे लोगों का सदन कहा जाता है, पढ़े
लिखे लोगों का सदन कहा जाता है ना। क्या क्या बोला जाता है, इसे उच्च सदन भी बोला जाता है, अस्थाई सदन भी बोला जाता है, पढ़े लिखे लोगों का सदन भी बोला जाता है, और राज्यसभा तो इसका नाम है ही है ना। यहाँ पे देखा जाए तो इसके बारे में देखें तो इसकी पावर जो है ना थोड़ा सा जो है कि लोकसभा से कम पावर होती है। लोकसभा से क्या होती है, कम पावर होती है। यहाँ पे जो लोग बैठते हैं वहाँ उनका भी इलेक्शन जो है कि लोकसभा के इलेक्शन के सीटों के बेस पे ही यहाँ पे जो है कि होता है। ये आगे चलेंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए, इसे बुजुर्गों का सदन भी कहा जाता है। बुजुर्गों की भी राज्यसभा को बुजुर्गों की सभा भी कहा जाता है, यानी कि बुजुर्गों की सभा है ना, ओल्ड हाउस भी कहा जाता है, बुजुर्गों की सभा भी कही जाती है। ठीक है, ये सारा कहा जाता है। कहा क्यों जाता है कि यहाँ पे जो लोग बैठते हैं उनके जो है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने की एज जो है कि ज़्यादा होती है। साथ ही साथ देखेंगे कि वो पढ़े लिखे होते हैं, अलग अलग जो है कि सेक्टर्स होते हैं, है ना। ये सारी बातें जो है कि यहाँ पे देखने की बात करते हैं। वैसे ही लोकसभा के बारे में बात करें तो लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। निम्न सदन के अलावा देखा जाए तो इसे जो है कि आपका अस्थाई सदन, अस्थाई सदन कहा जाता है, अस्थाई सदन कहा जाता है। उसके बाद जो है कि आपका निम्न हो गया, जनता का सदन कहा जाता है, जनता का सदन कहा जाता है, जनता का सदन कहा जाता है। तो लोकसभा को क्या क्या बोलते हैं, अस्थाई सदन, जनता का सदन और निम्न सदन बोला जाता है। निम्न सदन बोलने का मतलब यह है कि यहाँ के जो मेंबर्स हैं उनकी जो है कि मेंबरशिप की एज थोड़ी कम होती, राज्यसभा की तुलना में थोड़ी कम होती है। साथ ही साथ देखा जाए तो इसे भंग किया जा सकता है। इसको क्या किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है। इसे भंग किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है, इसे भंग किया जा सकता है। जबकि राज्यसभा को भंग नहीं किया जाता है ना। इसको देखेंगे तो इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा का कार्यकाल देखेंगे तो इसका कार्यकाल आपका 6 वर्ष का होता है। 6 वर्ष का कार्यकाल क्या होता है, 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। किनका, सदस्यों का, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का होता है। और प्रति वर्ष या कह लीजिए कि प्रति 2 वर्ष पे, प्रति 2 वर्ष पर 1/3 सदस्यों को हटाया जाता है, बदला जाता है। देखिए हर 2 साल पे क्या होगा, राज्यसभा के 1/3 जो है कि सदस्यों को हटाया जाएगा और उनके स्थान पे नए सदस्यों को जो है कि वहां पे इलेक्ट किया जाएगा। तो इस तरीके से जो है कि 6 वर्ष जो है कि क्या होता है, 6 वर्ष सदस्यों का कार्यकाल होता है। जबकि राज्यसभा का कार्यकाल देखेंगे तो अनंत होता है, अनंत होता है, अनंत। इसका कोई फिक्स ही नहीं है, तभी तो भंग नहीं होती है ना, भंग नहीं होती है, इसीलिए तो ये अस्थाई सदन है। ये बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे ये राज्यसभा को अस्थाई सदन, ये मैंने आपको बता ही दिया है ना। राज्यसभा को 1/3 सदस्यों का, 1/3 सॉरी, ये जो मैंने अभी आपको बताया, 1/3 सदस्यों को प्रत्येक 2 वर्ष पे अपना कार्यकाल पूरा होने पे क्या होता है, सेवानिवृत्त किया जाता है और उनके जगहों पे जो है कि नए सदस्यों को फिर से नामित किया जाता है। ये बात यहाँ पे आती है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का होता है। ये ऑलरेडी मैंने जो है कि आपको उधर ही बता दी। अच्छा एक चीज और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक चीज और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा, ये जो इसका कलर है ना, कलर, इसका कलर थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ा सा कलर रेडिश कलर है, रेडिश कलर है ना, थोड़ा सा लालिमा जो है कि यहाँ पे आ रहा है। थोड़े से यहाँ पे चेयर वगैरह देखेंगे तो रेड चेयर लगी हुई है,
नीचे का जो फ्लोर देखेंगे वो भी रेड कलर का जो हमें दिख रहा है, और पीछे वाला जो है वो आपका लाइट ऑरेंज कलर बोल लीजिए, या जो है कि ये जो भी कलर है इसको भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो ये कलर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि रेडिश कलर का है, क्योंकि कई बार जो है कि एग्जाम्स में कलर पूछ दिया है कि फ्लोर का या जो वहाँ पे जो मैट लगी हुई है मैट का कलर क्या है ना। तो कलर थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई एग्जाम्स में ये कलर पूछ दिया जाता है ना। चलिए, राज्यसभा के 12 सदस्यों का नॉमिनेशन किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति द्वारा होता है। इसीलिए तो कहा गया था कि जो आपके नॉमिनेटेड है ना, नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स जो है कि आपके राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। क्योंकि भैया देखिए, राष्ट्रपति ही नामित करता है, और जब राष्ट्रपति नामित करता है और इस कंडीशन में अगर इलेक्शन होगा तो राष्ट्रपति को क्या करेंगे? फेवर करेंगे। तो इस कंडीशन में देखा जाता है कि उनको हम वोटिंग सिस्टम से बाहर रखते हैं। जितने भी आपके नॉमिनेटेड कैंडिडेट होते हैं पार्लियामेंट में, उनको वोटिंग से दूर रखा जाता है। ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का जो है कि न्यूनतम आयु कितनी होती है? 30 साल, जबकि लोकसभा में देखेंगे तो 25 साल, है ना। इसीलिए राज्यसभा को उच्च सदन या बुजुर्गों का सदन या जो है कि बोला जाता है, या पढ़े लिखे लोगों का सदन। पढ़े लिखे लोगों का सदन इसलिए बोला जाता है, यहाँ के 4 मेन सेक्टर दिए गए हैं, 4 मेन सेक्टर से लोगों को सेलेक्ट किया जाता है। उसी सेक्टर के लोगों को यहाँ पे क्या किया जाता है? नॉमिनेट जो है कि आपको इलेक्ट किया जाता है, इसलिए इन्हें पढ़े लिखे लोगों का सदन कहा जाता है। आगे इस चीज़ को जो है कि आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। ठीक है। सामान्यतः लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 साल का होता है, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि 5 साल का होता है। ठीक है। और हर 5 साल बाद जो है कि आपके जो आपका अस्थायी सदन है, जो लोकसभा है, लोकसभा को भंग करके री इलेक्शन कराया जाता है, और री इलेक्शन में जो भी पार्टी मेजॉरिटी में जो है कि आपका बहुमत लेके आती है ना, वो जो है कि आपका 273, 272, 273 जो है कि जिसका आपका नंबर होता है, वो वहाँ पे सरकार बनाने के लिए सक्षम हो जाती है, वो सरकार बना ले जाती है। ठीक है। आगे देखते हैं। 5 साल पे होता है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के सदस्यों, निर्वाचित सदस्यों के द्वारा होता है। विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा होता है। यानी कि जब भी आप देखेंगे ना, एक चीज नोटिस कीजिएगा, जब भी स्टेट में इलेक्शन होते हैं, तो स्टेट के इलेक्शन जो है कि सक्सेसफुली कंडक्ट हो जाने के बाद, जब गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती है, तो उसके बाद राज्यसभा का इलेक्शन भी कराया जाता है, और जो राज्य विधानसभा के जो सेलेक्टेड लोग हैं वो इसमें वोटिंग करते हैं, और राज्यसभा में फिर अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं। यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि राज्यसभा में राज्यों के जो है कि प्रतिनिधि जो है कि एक तरीके से जाते हैं, जबकि लोकसभा में लोगों के प्रतिनिधि जाते हैं। ये भी एक बात आप कह सकते हैं, है ना। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। जिस तरीके से चुनाव राष्ट्रपति का होता है, वैसे चुनाव जो है कि उपराष्ट्रपति का होता है, वैसे ही चुनाव राज्यसभा के लोगों का होता है। तीनों का जो है कि सिस्टम जो है कि चुनाव का एक ही है। किसका किसका? राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, राष्ट्रपति का, प्लस आपके राज्यसभा के, राज्यसभा के सदस्यों का, सदस्यों का क्या होता है? सेम टू सेम पैटर्न यहाँ पे देखने को मिलता है। राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन राज्यसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। उपसभापति का, हालांकि उपसभापति का रोल बहुत मिनिमम है, बहुत कम है। उपसभापति का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, बट ये पोस्ट बनाया गया है इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए। अब इसको आगे भी, जैसे मान लीजिए ना, जैसे ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, तो ज्वाइंट सेशन जब बुलाया जाता है तो ज्वाइंट सेशन को लीड कौन करेगा, है ना। लीड कौन करेगा वहाँ पे जो है कि उसका जो है कि इंचार्ज कौन होगा? तो आपका स्पीकर होगा। स्पीकर के एब्सेंस में अगर बात करें कि स्पीकर अगर नहीं है तो कौन होगा? जो है वाइस स्पीकर होगा, या कह लीजिए कि उपाध्यक्ष होगा, है ना।
लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष होगा। और अगर दोनों नहीं है, लोकसभा जो है कि अध्यक्ष भी नहीं है और उपाध्यक्ष भी नहीं है, ये दोनों नहीं है, तो इस कंडीशन में सभापति लीड नहीं करेंगे, क्योंकि सभापति जो है कि राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं, तो वो लीड नहीं करते हैं। लीड कौन करता है फिर ज्वाइंट सेशन को? तो ये आपके उपसभापति जो है कि लीड करते हैं, जो पीछे गए। चलो ठीक है। अच्छा, राज्यसभा में देखा जाए तो राज्यसभा में 4 सेक्टर से लोगों को जो है कि इलेक्ट करके वहां पे भेजा जाता है। ये 4 सेक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्जाम्स में ये सेक्टर पूछा गया है ना। साहित्य के सेक्टर से, विज्ञान के सेक्टर से, कला के सेक्टर से, समाज सेवा के सेक्टर से। कई बार एग्जाम्स में जो है कि अब दोनों तरीके से प्रश्न पूछा गया है ना। एग्जाम में दोनों तरीके से प्रश्न पूछा गया है। एक तो ये सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किन क्षेत्रों से होता है? तो ये 4 क्षेत्र हैं, साहित्य के क्षेत्र से, विज्ञान के क्षेत्र से, कला के क्षेत्र से और समाज सेवा के क्षेत्र से। ये तो सीधा सीधा प्रश्न हो गया। एक थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पूछ देता है और घुमावदार पूछ देता है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से राज्यसभा के चुनाव का सदस्यों का चुनाव नहीं होता है? तो 4 में से एक को चेंज कर देगा, एक को चेंज कर देगा। वही जो है कि ऐसा सेक्टर होगा जिस सेक्टर से राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव नहीं होगा। ये क्वेश्चन का लेवल दूसरा है, थोड़ा सा टफ लेवल हो जाता है। इसके बाद देखते हैं कि थोड़ा सा और अगर टफ बनाना है, थोड़ा सा और प्रश्न को हार्ड बनाना है, कठिन बनाना है, तो फिर आपसे बोलेगा निम्नलिखित किन क्षेत्रों में से राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है ना। उसमें आपको 6-7 जो है कि क्या होगा सेक्टर दे देगा। फिर कहेगा कोड के माध्यम से इसे क्या कीजिए, चूज कीजिए कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। जैसे 4 ये है तो 4 ये दे दिया, 2 और डाल दिया, 2 और डाल दिया। फिर कोड के माध्यम से क्या करिए, आप जो है कि सेक्टर्स को चूज कीजिए कि इस सेक्टर से जो है कि ये चीजें होती है। तो ये एक चीज जो है कि यहाँ पे देखने को मिलता है। भारतीय संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति एवं मंत्री परिषद होती है। अब यहाँ पे जो है कि जो आपका संघपालिका संघीय एग्जीक्यूटिव बॉडी है ना, जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी में राष्ट्रपति और मिनिस्ट्री के हिसाब से जो है कि सारा सिस्टम चलता है। ठीक है, आगे देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू के बाद जो है कि प्रधानमंत्री कौन बन गए थे? लाल बहादुर शास्त्री। अब लाल बहादुर शास्त्री के बारे में एक चीज और याद रखिएगा, ये चीज और बहुत फेमस है। ये एकमात्र जो है कि प्रधानमंत्री हैं, एकमात्र प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु भारत से बाहर हुई है। कहां पे? ताशकंद में, ताशकंद में हुई है। कहां पे हुई है? ताशकंद में हुई है। और ये मिस्ट्री है। ये क्या है? मिस्ट्री है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा कि जो है कि क्या कहते हैं कि स्वतंत्रता के बाद जो है कि सुभाष चंद्र बोस जो है कि क्या हो रहे थे, जा रहे थे, फ्लाइट से जा रहे थे, फ्लाइट दुर्घटनाग्रस्त हो गई और सुभाष चंद्र बोस की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ये बात जो है कि आप लोगों ने सुना होगा। सेम वैसे ही जैसे सुभाष चंद्र बोस के मृत्यु के बारे में कोई क्लियरिटी नहीं मिली कि एक्चुअली उनका मृत्यु का कारण क्या था, मरे भी थे कि नहीं मरे थे, कैसे मरे थे, कोई उसके बारे में प्रॉपर जानकारी है नहीं, है ना, पब्लिक डोमेन में। उसी तरीके से सेम ये पता है कि भारत से बाहर ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी, लेकिन इस मृत्यु का प्रॉपर रीजन क्या था, क्या कारण था, ये भी आज के टाइम में एक मिस्ट्री बनी हुई है। मिस्ट्री बनी होने का कारण क्या है कि ये आपका जो है ना, देखेंगे 1965 का वार हुआ था और 1965 में जो है कि भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद जो है कि क्या हुआ था, जो है कि भारत जीत गया था और जीतने के बाद जो है कि समझौते के लिए ताशकंद में बुलाया गया था। किसे? लाल बहादुर शास्त्री को ताशकंद में बुलाया गया था, वहीं पे समझौता हुआ। और कल जो है कि दोनों मतलब कि दिन में समझौता हो गया, रात को रुक के सुबह जो है कि निकलना था। और फिर जो है कि
उसके बाद युद्ध बंद हो गया था और उसके बाद ये था कि दोनों देश शांति प्रिय तरीके से रहेंगे। लेकिन सडनली रात को सभी लोग खा पी के सोए, रात में क्या हुआ पता नहीं चला। सुबह में जो है कि आपके लाल बहादुर शास्त्री उठे नहीं। फिर जो है कि न्यूज आती है ताशकंद से कि ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई। यह बात जब इंसिडेंट जब हम गौर से समझते हैं तो ऐसा लगता है कि ये एक षड्यंत्र है। इस तरीके के कुछ मिस्टीरियस चीज़ें हमें यहाँ पे नज़र आती हैं, बट इसका प्रॉपर कोई इन्वेस्टिगेशन या जो है कि एविडेंस है नहीं कि एक्चुअली इनके साथ एक्चुअल में ताशकंद में हुआ क्या था और उनकी मृत्यु हुई कैसे थी। ये आज तक जो है कि मिस्ट्री बनी हुई है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि एकमात्र प्रधानमंत्री जो है कि जिनकी मृत्यु भारत से बाहर हुई थी और भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। और जो है कि जो आपका 1962 का चाइना वार था, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू मर जाते हैं, उसके बाद ही बनते हैं कौन, लाल बहादुर शास्त्री, और इसके बाद बनती है इंदिरा गांधी। ये चीज़ें जो है कि देखने को हमें मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो भारतीय संसद भारत के राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित किए जाने के बाद धन्यवाद प्रस्ताव प्रकट करता है। ये अब यहां पे देखिए, ये जो धन्यवाद प्रस्ताव की बात की जा रही है, धन्यवाद प्रकट किया जाता है, जिसे सामान्य तौर पे धन्यवाद जो है कि प्रस्ताव बोला जाता है। ये एक्चुअली यहाँ पे जो स्टेटमेंट है ये अधूरा स्टेटमेंट है। ये आपका जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है आपका बजट से। किससे जुड़ा हुआ है? बजट से जुड़ा हुआ है। बजट सत्र से ही बजट सत्र से ही भारत के सत्र का प्रारंभ होता है और आपके जनवरी के लास्ट में बजट सत्र जो है कि स्टार्ट हो जाता है। और वहीं से जो है कि सबसे पहले इकोनॉमिक सर्वे को जो है कि वहाँ पे पार्लियामेंट में रखा जाता है, फिर बजट रखा जाता है। और बजट जो है कि बजट बनने से पहले भी जो है कि बहुत सारी जो है कि चीज़ें हैं। बजट को एक बार हम अलग से देखेंगे ही प्रॉपर, है ना। लेकिन चूंकि ये अब इनकम्प्लीट है, इसको कंप्लीट करना है, तो थोड़ी सी स्टोरी मैं आपको बता देता हूँ। बजट सत्र जो है कि स्टार्ट होता है, बजट रखा जाता है पार्लियामेंट में, बजट पे बहस होती है, वोटिंग होती है, बजट पास हो जाता है। और जब बजट पास हो जाता है ना, अच्छा, बजट सेशन की स्टार्टिंग ही होती है राष्ट्रपति के स्पीच से। राष्ट्रपति ही बजट को पार्लियामेंट में रखवाते हैं फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो जब बजट पास हो जाता है, सारा कार्यक्रम हो जाता है, तो सारे पार्लियामेंट मेंबर मिलके जो है कि चूंकि राष्ट्रपति आए हैं, बजट रखवाए हैं, हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाए हैं, तो उनको धन्यवाद करने के लिए धन्यवाद प्रस्ताव लेके आया जाता है। तो ये पूरी जो है कि कहानी है। राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों के एक साथ संबोधित, मतलब संबोधित तो एक ही साथ होता है पूरे, बल्कि आप कह लीजिए कि सदन को, राष्ट्रपति सदन को संबोधित नहीं करती हैं, ओवरऑल नेशन को संबोधित करती हैं। सदन को भी संबोधित करती है, साथ ही साथ नेशन को भी संबोधित करती हैं। स्पीच उनकी प्रॉपर बजट सेशन से एक दिन पहले शाम के टाइम में स्पीच होती है, प्रॉपर वो बातें अपनी रखती हैं। कौन? राष्ट्रपति, या रखते हैं जो भी होंगे उस टाइम। तो ये सारा सेशन जो है कि यहाँ पे चलता है। आगे, लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता है ना। इसीलिए लोकसभा को जनता का सदन भी कहा जाता है। जनता का सदन मैंने आपको बताया ना, लोकसभा को जनता का सदन भी कहा जाता है। जैसे पीछे मैंने आपको बताया कि लोकसभा को जनता का सदन कहा जाता है और अस्थायी सदन कहा जाता है। कम पढ़े लिखों का सदन भी बोला जा सकता है आपको, है ना। ऐसी बात नहीं है कि लोकसभा में पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये लोकसभा का जो है कि पिक्चर लगा हुआ है। अब लोकसभा के पिक्चर में देखेंगे कि जो यहाँ पे मैट है, जो सीट वगैरह है, वो ग्रीन कलर की है, या कह लीजिए कि काई कलर की है ना। तो ये कलर याद, ये रंग याद रखिएगा, ये रंग याद रखिएगा, ग्रीन कलर में या काई कलर में जो है कि आपका पूरा है कि लोकसभा का फर्श वगैरह, मैट वगैरह, सीट वगैरह इस कलर में है। क्योंकि कई बार जो है ना एग्जाम्स में परेशान करने के लिए इस तरीके फालतू प्रश्न डाल देते हैं लोग कि सीट का कलर कैसा है, मैट का कलर कैसा है, पीछे जो वॉल है वॉल का कलर कैसा है। तो ये कोई कौन मतलब देखता है सारे लोग, लेकिन ये याद कौन करता है? कोई याद नहीं करता है। तो इसी तरीके से ये चीज जो थोड़ा सा जो है कि ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसे व्यक्ति को जो संसद का सदस्य नहीं है, मंत्री पद पर नियुक्त किया जा सकता है, परंतु उस व्यक्ति को 6 महीने के अंदर संसद में सदस्य बनना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, कई बार ये बोला जाता है। अब यहाँ पे प्रश्न उठाया जाता है एक,
प्रश्न उठाया जाता है बार बार कि क्या कोई ऐसा पर्सन है जो ना तो लोकसभा का मेंबर है, ना ही राज्यसभा का मेंबर है, कोई भी उसके पास मेंबरशिप नहीं है, और मेंबरशिप नहीं है लेकिन इसके बावजूद भी क्या वो मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। वो मिनिस्टर भी बन सकता है और प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे जो है कि मनमोहन सिंह जब जो है कि प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो किसी भी सदन के जो है कि सदस्य नहीं रहते हैं, फिर बाद में उन्हें जो है कि राज्यसभा का सदस्यता दिला दी जाती है। तो यानी कि अगर आप प्राइम मिनिस्टर बन गए तब भी, या मिनिस्टर बन गए तब भी, यानी मंत्री बन गए या प्रधानमंत्री बन गए, दोनों में से अगर आप कोई भी बन गए तो सदस्यता होना क्या है आपके लिए अनिवार्य है। तो 6 महीने के अंदर अंदर आपको दोनों सदन में से किसी एक सदन की सदस्यता आपके पास होनी चाहिए। अन्यथा अगर आप सदस्य नहीं हो पाते हैं तो 6 महीने बाद आपका पद चला जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी मोतीलाल नेहरू की पोती थी। अब ये ठीक है, चलो, है ना। भारत में 25 अक्टूबर 1951 से लेके 21 फरवरी 1952 के बीच प्रथम आम चुनाव कराया गया था। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम जो है कि लोकल इलेक्शन कब कराया गया था? तो 25 अक्टूबर 1951 से लेके 21 फरवरी 1952 के बीच जो है कि प्रथम इलेक्शन कंडक्ट किया गया था भारत में, है ना। चलिए आगे। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। अब समझिए, अब ये क्रोनोलॉजी समझिए। पीएम किसके प्रति उत्तरदायी है? तो मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद के प्रति उत्तरदायी है। मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? तो ये आपके कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी है। कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी है? विधायिका के प्रति। विधायिका किसके प्रति उत्तरदायी है? जनता के प्रति। यानी जनता क्या है? जनता जनार्दन है। जनता क्या है? जनता का राज है कि जनता राजा है या जनता का शासन है। जिसका प्रतिनिधित्व कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर करता है। इस चीज को याद रखिएगा। यानी कि प्राइम मिनिस्टर उत्तरदायी है किसके प्रति? मंत्री परिषद के प्रति। मंत्री परिषद किसके प्रति? कार्यपालिका के प्रति। कार्यपालिका किसके प्रति? विधायिका के प्रति। और विधायिका किसके प्रति? जनता के प्रति उत्तरदायी है। अब इस क्रम में इसको फटाफट देख लेते हैं कि पीएम किसके प्रति उत्तरदायी है? जनता के प्रति। मंत्री परिषद किसके प्रति? जनता के प्रति। कार्यपालिका जनता के प्रति। विधायिका जनता के प्रति। यानी कि पूरी जो सरकार है, पूरा जो संसद है, किसके प्रति उत्तरदायी है? जनता के प्रति उत्तरदायी है। तो अंतिम जो है कि सर्वे सर्वा कौन है? जनता है, जनता, है ना। बाकी आप बीच बीच में देखते रहिए। इसी के अनुसार जो है क्या पे बोला, एक कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। अब इस चीज को थोड़ा सा आपको ध्यान, जब क्वेश्चन आए तो उसमें देखना है कि ऑप्शन कौन सा है। ये क्लियरिटी होना क्या है? बहुत जरूरी है, ठीक है। सरकार के संसदीय स्वरूप में संसद को वास्तविक शक्ति प्राप्त है। संसद ही वास्तविक शक्तिशाली है। संसद ही क्या करती है? रूल रेगुलेशन बनाती है। इसके पास स्पेशल राइट्स हैं, स्पेशल पावर है। संसद के अंदर कोई कुछ भी बोल देता है, उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती है। उन्हें विशेषाधिकार प्राप्त है ना, और उन्हें विशेष पावर, विशेष छूट जो है कुछ चीजें प्राप्त होती है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। लोकसभा में ओवरऑल सीटों की बात करें, कुल कितनी सीटें हैं? अधिकतम कितनी सीटें हैं? तो अधिकतम जो है कि 550 सीटें हैं। अधिकतम 550 सीटें हैं। चुनाव कितने पर होता है? चुनाव जो है आपका 543 है ना पे चुनाव होता है। बाकी जो है कि जो जम्मू कश्मीर वाला जो पार्ट है, जम्मू कश्मीर में जो है जो पार्ट पाक ऑक्युपाइड जो है कि पीओके है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है,
वो जो पार्ट है उसके लिए बाकी सीटें छोड़ दी गई हैं। बाकी जो सीट आपके मनोनीत सदस्यों के लिए है उनके लिए सीटें हैं, तो उन सीटों को हटा करके कितनों सीटों पे चुनाव होता है, तो 543 सीटों पर चुनाव होता है। एक चीज और याद रखिएगा कि 104वां संविधान संशोधन द्वारा 104 संविधान संशोधन द्वारा 2019 के अनुसार अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया, अमेंडमेंट किया गया, और अमेंडमेंट करके जो एंग्लो इंडियन है, एंग्लो इंडियन के नॉमिनेशन को रद्द कर दिया गया। किसको रद्द किया गया? एंग्लो इंडियन, यहां पे लिखा होगा एंग्लो इंडियन के सदस्यों को रद्द कर दिया गया, जिसके अनुसार लोकसभा में 2 सीट और राज्यसभा में देखा जाए तो 1 सीट पे एंग्लो इंडियन को क्या किया जाता था? नॉमिनेट किया जाता था राष्ट्रपति के द्वारा। इस सिस्टम को खत्म कर दिया गया है। क्या किया गया है? खत्म कर दिया गया है। कब जो है कि 104वां संविधान संशोधन 2019 में, लेकिन लागू कब से हुआ है? जनवरी 2020 से लागू हुआ है। इस चीज को ये लागू कब से हुआ है? 2020 से लागू हुआ है। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। संसद में सामान्यतः आम बजट 28 फरवरी को पेश किया जाता था। अभी पहले कर दिया गया, 1 महीना पहले सीधे अब जो है कि 1 फरवरी को पेश किया जाता है। और 1 फरवरी से पहले आपको आर्थिक सर्वे पेश करना होता है संसद में। साथ ही साथ एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए संडे है या शनिवार है, मान लीजिए 1 फरवरी का दिन है, तो 1 फरवरी के दिन को मान लीजिए कि संडे पड़ रहा है या फिर सैटरडे पड़ रहा है, तो इस कंडीशन में संडे और सैटरडे के कंडीशन में अब वहां पे बजट पेश नहीं किया जाएगा, वो 1 दिन आगे चला जाएगा, यानी 2 फरवरी को चला जाएगा। ये एक ट्रेडिशन है, एक जो है कि एक मान्यता, चूंकि भारतीय यानी कि भारतीय कल्चर में देखा जाए तो भारतीय कल्चर में संडे को और जो है कि शनिवार को अच्छा दिन नहीं माना जाता है। और अच्छा दिन नहीं माना जाता है, तो इस परंपरा को निभाते हुए पार्लियामेंट्री कल्चर में भी इस चीज को एडॉप्ट किया गया है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। हो गया। राज्यसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? 250। कितनी है? 250, ठीक है। और इसके एक थर्ड को प्रति 2 वर्ष पे क्या किया जाता है? छटनी की जाती है, रिटायर किया जाता है, और फिर उनके जगह पे दूसरे लोग यानी कि दूसरे मेंबर, दूसरे सदस्य वहां पे आ जाते हैं, ठीक है। अब जो है कि यहाँ पे जो पार्लियामेंट्री सेशन चलता है, पार्लियामेंट्री सेशन में एक 0 आवर होता है। 0 आवर जब हम बजट पढ़ेंगे ना तो वहां थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ेंगे। जब बजट पढ़ेंगे तो वहां पे मैं इस चीज को थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा, है ना। 0 आवर होता है। 0 आवर के बारे में सबसे पहले जो है कि याद ध्यान दीजिए, ये भारतीय संसदीय प्रणाली की देन है। भारतीय संसदीय प्रणाली की देन है। सबसे पहले क्या है ये? तो भारतीय संसदीय प्रणाली की देन है। ये एक्चुअली मीडिया द्वारा दिया गया। किसे? भारतीय मीडिया द्वारा ये शब्द जो है कि गढ़ा गया है, और इसे टेक्निकल पार्लियामेंट्री कल्चर में इसे एडॉप्ट कर लिया गया, शून्यकाल। और ये चलता कब से कब तक है? तो 12 बजे से लेके 1 बजे तक के बीच के 1 घंटे का जो कार्यकाल है उसे शून्यकाल या 0 आवर्स के नाम से जाना जाता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। एक चीज और, जो लोकसभा का स्पीकर होता है, अध्यक्ष होता है, जब किसी भी मुद्दे पे वोटिंग की जाती है तो वो वोट अपना नहीं देता है, सामान्य तौर पे वोट नहीं देता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखना है कि जब भी लोकसभा में किसी भी मुद्दे पर मतदान होता है, मत का जो है कि यानी वोटिंग चलती है, तो उस वोटिंग में स्पीकर अपना वोट नहीं देता है। स्पीकर वोट कब देगा? जब वोटिंग हो गई, किसी बिल के लिए वोटिंग हुई, और उस वोटिंग में जो है कि आपका जो है क्या बोलते हैं कि पक्ष और विपक्ष
दोनों इक्वल आ गए तो निर्णायक मत कौन देता है? स्पीकर देता है। इस पे प्रश्न सीधा सीधा पूछा जाता है कि संसद में, लोकसभा में निर्णायक मत देने का अधिकार किसके पास है या शक्ति किसके पास है? तो निर्णायक मत देने का, निर्णायक मत देने की शक्ति किसके पास है? तो स्पीकर या अध्यक्ष के पास है। स्पीकर या अध्यक्ष के पास है निर्णायक मत देने की शक्ति। तो इस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे देख लेते हैं। इंदिरा जी जब प्रधानमंत्री थी तो राष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली में याद रखिएगा, सर्वपल्ली इनके गांव का नाम है, गांव का नाम है। सर्वपल्ली क्या है? गांव का नाम है। बहुत सारे लोग लोगों के कल्चर में देखा जाता है कि वो अपने नाम के आगे अपने गांव का या फिर पीछे जो है कि अपने गांव का नाम लगाते हैं, क्योंकि वह जो है कि एक क्षेत्र विशेष से होते हैं तो वो अपनी आइडेंटिटी जो है कि नहीं खोना चाहते हैं, इसके लिए उस क्षेत्र विशेष या गांव विशेष का नाम जोड़ते हैं। वैसे ही इनका नाम क्या है? डॉक्टर राधाकृष्णन। सर्वपल्ली क्या है? इनके गांव का नाम है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, ये इस बात से पता चलता है। भारतीय संसद ने हाल ही में पीएफआरडीए बिल पारित किया है ना। पीएफआरडीए का अर्थ है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, है ना। अब ये एक्चुअली हुआ क्या है? अब यहाँ पे भारत में देखिए बहुत सारे पेंशन को लेके स्कीम चल रही है। विकलांग पेंशन योजना, महिला पेंशन योजना, वृद्धा पेंशन योजना, है ना। इसी के साथ साथ देखेंगे तो बहुत सारे जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के जो है कि जॉब्स हैं, नौकरियां हैं, उसमें भी जो है कि पेंशन वगैरह दिया जाता है। तो उन सबको मॉनिटर करने के, रेगुलेट करने के लिए एक प्रॉपर अथॉरिटी बनाई गई है, जो इसका नाम ये है। ठीक है, लोकसभा एवं राज्यसभा में महिलाओं के लिए कोई आरक्षण नहीं है। अब इस चीज को ध्यान रखिएगा कि लोकसभा और राज्यसभा की जो सीटें हैं, जो सीट हैं राज्यसभा में, वहां पे कोई आरक्षण नहीं है। आरक्षण कहां पे मिलता है? चुनाव में आरक्षण मिलता है। और चुनाव में आरक्षण कैसे मिलता है कि क्षेत्र विशेष की सीट को, महिला सीट है या SC/ST का है, जनरल का है, किसका है, उसके हिसाब से जो है कि सीटों का बंटवारा हो जाता है, क्षेत्र में, भारत में हो जाता है। संसद में रिजर्वेशन नहीं है। इस चीज को याद रखना है कि भारतीय संसद में आरक्षण नहीं है, जबकि संसद में बैठने वाली जो सीटें हैं, सीटों पे जब इलेक्शन होता है तो उस इलेक्शन के टाइम ही जो है कि क्या किया जाता है कि आरक्षण प्रदान कर दिया जाता है, और उसी हिसाब से रिजर्व एक एक कैटेगरी के लिए रिजर्व सीटें कर दी जाती हैं, उस पर इलेक्शन होता है। तभी तो देखिए, चाहे प्रधानी का इलेक्शन हो, है ना, पार्लियामेंट का इलेक्शन हो, विधानसभा का इलेक्शन हो, अब उस इलेक्शन में क्या होता है, पहले सीट अलॉट की जाती है, बताई जाती है कि भाई कौन सी सीट है जनरल सीट है, कौन सी सीट है OBC सीट है, कौन सी सीट है SC/ST सीट है, कौन सी सीट है महिला आरक्षित सीट है। सीट को आरक्षित किया जाता है क्षेत्र में, भारत में क्षेत्र में जो है कि आरक्षित किया जाता है, जबकि आपके राज्यसभा, विधानसभा या लोकसभा में सीटों का आरक्षण नहीं है। ठीक है, आगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की रचना से संबंधित विवरण उपलब्ध है। चलो ठीक है। वर्तमान में जो है कि कौन है हमारे सभापति, कौन है? तो आपके पदेन सभापति ध्यान रखिएगा, जगदीप धनखड़ जी हैं। कौन है? जगदीप धनखड़ जी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। संसदीय सरकार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता विधानमंडल के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही। अब देखो, अब इसको फिर से दोहराएंगे नहीं, प्रॉपर में PM से लेके जनता तक पूरा चेन बना दिया है, पूरा आपको समझा दिया है कि PM जवाबदेह है मंत्री परिषद के प्रति, मंत्री परिषद जो है कि जवाबदेह है कार्यपालिका के प्रति, कार्यपालिका जो है कि प्रॉपर वही कार्यपालिका ही होती है मंत्री परिषद एक तरीके से कह लीजिए,
और कार्यपालिका जिम्मेदार है विधायिका या विधानमंडल के प्रति, और विधायिका जो है कि यानी कि संसद जिम्मेदार है आपके जनता के प्रति। ठीक है, ये प्रॉपर चीजें जो है कि यहाँ पे देख लीजिएगा। भारत में मंत्रिपरिषद तब तक अस्तित्व में रहती है जब तक उसके पास लोकसभा के सदस्यों का बहुमत होता है। बहुमत जैसे खत्म होता है संसद क्या हो जाती है, सरकार गिर जाती है। इसीलिए आप लोग, अब चूंकि आप लोग अभी जो है ना, जो बच्चे अभी 17-18 साल के हैं, 14 साल के हैं, 15 साल के हैं, वो इस तरह का सरकार देखे ही नहीं होंगे। या आप मान के चलिए कि जो लगभग 23-24 साल के भी बच्चे हैं वो भी इस तरह का सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई सरकार नहीं देखे होंगे, क्योंकि लगभग जो है कि 2002 के बाद से लगातार अटल बिहारी के बाद से जो है कि लगातार ये अस्थाई गवर्नमेंट चलती आ रही। यहाँ पे सरकार गिरने और टूटने का जो है कि सिस्टम नहीं चला है, सामान्य तौर पे अस्थाई रही है। हाँ, समर्थन लोग बाहर से देते हैं, नहीं देते हैं, ये अलग मुद्दा हो जाता है। ठीक है, चलिए, यदि लोकसभा का अध्यक्ष अपने कार्यकाल से पहले अपना पद त्यागना चाहता है तो वो त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देगा। किसे देगा? उपाध्यक्ष को देगा। उपाध्यक्ष जो है कि संसद को अवगत कराएगी कि भाई अध्यक्ष साहब क्या हुए हैं, अपना त्याग पत्र दे दिए हैं। ठीक है, भारतीय संविधान अनुच्छेद 253 संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू कराने हेतु कानून बनाने का अधिकार है। इंटरनेशनल लॉ जो भी हैं उससे रिलेटेड जो भी कानून बनाने और उसे इम्प्लीमेंट करने का पावर किसके पास? संसद। किसी भी प्रकार के कानून विधि है ना, लॉ लेके आने का राइट या कह लीजिए अथॉरिटी या पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। आगे देख लेते हैं, लोकसभा 2024 का इलेक्शन हुआ। 2024 में देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी सबसे अधिक संख्या में जो है कि सीट लेके आती है। अब इसमें 5 देखिए, अब यहाँ पे टॉप 5 पार्टियों को ही हमने ले रखा है। वैसे पार्टियां बहुत सारी है, सबके बारे में जानने की जरूरत नहीं है। टॉप 5 के बारे में जानिए। सबसे बड़ी पार्टी निकल के आती है बीजेपी। बीजेपी के पास तो कुल कितने सीटें हैं जो इस समय अभी केंद्र में जो है कि सरकार बनाए बैठी है? उसके पास कुल जो है कि आपके 240 सीटें हैं। यानी मेजॉरिटी से देखा जाए, मेजॉरिटी से 273 के आसपास का से देखा जाए तो ये अभी कम है। अप्रॉक्स जो है कि 32-33 सीटें क्या हैं? कम है। बट इनके जो सहयोगी दल हैं, सहयोगी दल है, तो सहयोगी दल की भी तो अपनी सीटें हैं। तो इस तरीके से जो है कि सहयोगी दल के साथ मिलके जो है कि बीजेपी, यानी जिसे हम एनडीए कहते हैं, है ना, एनडीए की अलायंस की गवर्नमेंट चल रही है। कहाँ पे? केंद्र सरकार में। कांग्रेस के पास कितनी सीटें आई? 99 सीटें आई, है ना। समाजवादी पार्टी के पास जो है कि 37 सीटें आई। तृणमूल कांग्रेस जो बंगाल ममता बनर्जी वाली है उसके पास 29 सीटें हैं। द्रविड़ मुन्नेत्र कन्नडम डीएमके पार्टी के पास देखा जाए तो 22 सीटें हैं। ये टॉप 5 जो है कि पार्टीज हैं जिनके पास सीटें हैं। अब इसके बारे में फटाफट आगे देख लेते हैं। हाँ, अब एक चीज और, जो आपका लोकसभा 2024 का चुनाव हुआ था उसके साथ साथ 4 राज्यों का भी चुनाव हुआ था, जिसमें आपका आंध्र प्रदेश का चुनाव हुआ था, अरुणाचल प्रदेश का चुनाव हुआ था, उड़ीसा का चुनाव हुआ था और सिक्किम राज्य। इन 4 राज्यों का भी चुनाव हुआ था। यानी कि 2024 लोकसभा इलेक्शन के साथ साथ 4 राज्यसभा के जो है कि के लिए भी चुनाव कराया गया था। ये 4 नाम याद रखिएगा, कई बार ये चीजें पूछ ली जाती हैं, है ना। लोकसभा में विरोधी दल के नेता को केंद्रीय कैबिनेट का दर्जा प्राप्त होता है। क्या होता है? केंद्रीय कैबिनेट। अब यहाँ पे एक चीज और याद रख, अच्छा चलिए वो आगे आएगा जब मंत्रिमंडल देखेंगे ना, मंत्रिमंडल देखेंगे तो मंत्रिमंडल में वो चीज एक होता है, छाया कैबिनेट होती है ना, शैडो मिनिस्ट्री होती है, शैडो कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है। एक तो कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है जो गवर्नमेंट की होती है, एक जो है कि आपका शैडो कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है, वो भी जो है कि प्रचलन में होती है। तो उसके बारे में चूंकि जब मिनिस्ट्री सिस्टम देखेंगे तो उस चीज को वहां पे देखेंगे। अभी मिनिस्ट्री सिस्टम नहीं देख रहे हैं, इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं। एच.डी. देवगौड़ा के बाद इंद्र कुमार गुजराल भारत के प्रधानमंत्री बने थे। ये कभी कभी जो है कि कई बार पूछा गया है इस तरह का प्रश्न, तो इसलिए फैक्ट के रूप में इसको मैंने डाल दिया है ना।
लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटों की बात करें तो लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें कहाँ पे हैं, कहाँ पे हैं, तो ये उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में। अच्छा, लोकसभा के साथ साथ जो है ना विधानसभा में भी सबसे ज्यादा सीटें भी देखेंगे तो आपका उत्तर प्रदेश में ही देखने को मिलता है। राज्यसभा में भी सबसे ज्यादा सीटें कहाँ पे मिलता है, उत्तर प्रदेश में ही उत्तर प्रदेश में देखिए सर्वाधिक जो है कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों की जो है कि सीटें सर्वाधिक है। 80 क्या है लोकसभा की हैं और राज्यसभा में 31 है। ये सर्वाधिक सीटें कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। बिहार में लोकसभा की कितनी है, 40 हैं और राज्यसभा की कितनी है, 16 है। ये भी जो है कि ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखते हैं मध्य प्रदेश में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सबसे अधिक सीटें हैं। अब ये थोड़ा सा जो है कि फैक्ट है जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि जो आपके अभी जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुए हैं और पार्लियामेंट्री सेशन चल रहा है, इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो एमपी में सर्वाधिक जो है कि आपके अनुसूचित जातियों का जो है कि शेड्यूल है ना, एससी जो है कि कास्ट के सबसे ज्यादा सीटें कहाँ पे हैं, एमपी में है। महाराष्ट्र राज्य को लोकसभा में दूसरा स्थान प्राप्त है। लोकसभा में 48 सीटें हैं 40 और राज्यसभा में 19 सीटें हैं। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। हरियाणा राज्य में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 10 सीटें हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र कौन सा है, लोकसभा संसदीय क्षेत्र कौन सा है, तो लद्दाख है, लेह लद्दाख वाला लद्दाख है। लोकसभा सदस्य अपने में से किसी एक सदस्य को लोकसभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है। यह सामान्य तौर पे एक ट्रेडिशन है और इसमें जो वरिष्ठ होते हैं उन्हीं को जो है कि नियुक्त किया जाता है। ये ज़्यादा एक ट्रेडिशन है, ये कहीं मेंशन नहीं है, ट्रेडिशन है ना, ठीक है। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में लोकसभा का वरिष्ठ सदस्य लोकसभा की अध्यक्षता करेगा। मान लीजिए कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोकसभा में चुने गए हैं, लेकिन ऐसा मौका आता है कि दोनों लोग पिकनिक पे चले जाएं, किसी काम में बिजी हो जाएं, दोनों ही एब्सेंट हैं, तो इस कंडीशन में पार्लियामेंट सेशन को लीड कौन करेगा, वरिष्ठ सदस्य, यानी कि लोकसभा का जो सबसे बुजुर्ग इंसान होगा उसे उस सीट पे बिठा दिया जाएगा। लो भैया 2-4 दिन मजे काट लो आप, ठीक है, ये बातें हो जाएंगी। और भारत के प्रथम जो है कि लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो गणेश वासुदेव मावलंकर। ये साहब का फोटो मैंने लगा दिया है, बहुत सज्जन आदमी है, गांधी जी की तरह टोपी ओपी, गांधीवादी विचारधारा के हैं, गांधी जी की तरह टोपी वगैरह लगाते हैं, बहुत ही मस्त जो है कि बिल्कुल देख लो इनको, अच्छे से याद कर लो। और पिक्चर इसलिए लगा दिए हैं ताकि जब आप देखो तो थोड़ा सा माइंड में चीजें स्टोर हो, भूले नहीं जल्दी, इसलिए इस चीज को मैंने लगा रखा है, ठीक है। क्या नाम है, गणेश वासुदेव मावलंकर। आगे देखते हैं एम अनंत सैनम आयंगर, इनकी फोटो ये लगाई गई है। ये भी गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित हैं, है ना, गांधी जी की तरह टोपी वोपी लगा के मस्त जो है कि रहने वाले बिंदास पर्सन है। एम अनंत सैनम आयंगर दूसरे लोकसभा अध्यक्ष हैं, ठीक है। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ओम बिड़ला। इससे पहले भी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ही थे, अभी भी कौन है, ओम बिड़ला ही लोकसभा अध्यक्ष हैं, ठीक है। भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन सी हैं, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन सी हैं, तो मीरा कुमार नाम से कंफ्यूज मत होइएगा, ये कोई पुरुष नहीं है, ये महिला है, मीरा कुमार, ठीक है। आगे एक विधेयक जो किसी कर के अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन से संबंधित है, धन विधेयक कहा जाता है। कि धन विधेयक किसे कहते हैं, कई बार पूछा जाता है धन विधेयक क्या है ना, धन विधेयक क्या है। ये चीज डिसाइड करने का काम कौन करता है, स्पीकर करता है। धन विधेयक है या नहीं है, इस चीज को डिसाइड करने का काम कौन करता है, स्पीकर करता है, ठीक है। तो धन विधेयक किसे बोलते हैं, जब किसी कर का आरोपण हो, उत्सादन यानी कि हटाना, परिहार या परिवर्तन हो, इस तरह का कोई काम हो तो वह धन विधेयक होता है। यह जो है कि यहाँ पे लिखा गया है। आगे लोकसभा के स्पीकर
को लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए ऐसा लोगों को लगने लगे, संसद को ऐसा लगने लगे कि स्पीकर सही नहीं है और स्पीकर के खिलाफ जो है कि बिल आ जाए और बिल पास हो जाए। क्योंकि स्पीकर क्या होता है, सामान्य तौर पे स्पीकर जो है कि सरकार का आदमी होता है, जो बहुमत की पार्टी होती है उसका आदमी होता है। तो अगर लोकसभा के स्पीकर के प्रति प्रस्ताव पारित हो गया, मतलब कि सरकार अल्पमत में है, सरकार भी गिराई जा सकती है इस विधि से, है ना। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि अगर हम बात करें अध्यक्ष को हटाने की, तो सामान्य सा एक बिल लेके आके पास करके उसे हटाया जा सकता है, किसी और को बनाया जा सकता है। लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति ही लोकसभा को भंग करता है और इलेक्शन के लिए अनाउंस कराया जाता है इलेक्शन कमीशन द्वारा। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 के द्वारा राज्य सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषयों के संबंध में विधि निर्माण की शक्ति संसद को प्राप्त है। अब राज्य सूची में बहुत सारे जो है कि क्या है सब्जेक्ट हैं। देखिए, अब सूची की बात करते हैं तो सूची 3 है आपका, केंद्र जो है कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची के विषय पे केंद्र सरकार जो है कि कानून बनाती है, राज्य सूची के विषय पे राज्य कानून बनाता है, और जो है कि आपका जो कॉमन है ना, तो उसमें जो है कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों जो है कि कानून बनाते हैं। जो कंकरेंट लिस्ट होती है उस पर दोनों कानून बनाते हैं। लेकिन अगर क्लेश हो तो केंद्र का कानून मान्य होगा, या फिर राज्य जो है कि सहमति दे दे केंद्र को कि आप इस विषय पे कानून बनाइए, तो राज्य के विषय पे भी कानून बनाने का शक्ति किसके पास है? संसद के पास है, बशर्ते राज्य उसे अनुमति दे दे, है ना। लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी के अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत होते हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पौंडीचेरी 3 ऐसे यूटी हैं, यूनियन टेरिटरी हैं, जहां पे विधानसभा है। क्या है? जहां पे विधानसभा है। ध्यान दीजिएगा, 3 ही ऐसे यूटी हैं, यानी केंद्रीय प्रदेश हैं, है ना, केंद्र शासित प्रदेश हैं, जहां पे आपके विधानसभा है। कौन कौन सा? जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पौंडीचेरी, ये 3 जो है कि यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है कि प्रधानमंत्री की बात करना है ना। तो अभी जो है कि हम यहाँ पे इतना ही रहने देते हैं। प्रधानमंत्री और मिनिस्ट्री सिस्टम के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में जो है कि देखेंगे, है ना। तो आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए धन्यवाद। ठीक है, चलिए।